आपको क्या लगता है कि कैंसर आज के टाइम पर कितना कॉमन होते जा रहा है? सो इंडिया इज़ एज ऑफ नाउ कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा लाइफस्टाइल्स है उसके कारण इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 2020 में अराउंड 10 लाख न्यू केसेस डायग्नोज हुए थे एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2040। सो आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से पर्टिकुलर कैंसर के आते हैं? जैसे हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर। आजकल आप बाहर जाओगे देखोगे तो स्कूल के बच्चे चूजे चूजे से लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। सो इसी कारण की वजह से कैंसर्स बढ़ रहे हैं। अल्कोहल इज समथिंग जो इतना कंज्यूम होता है इंडिया में। अल्कोहल अगर स्मोकिंग के साथ लिया जाए तो वो धमाका करता है। 7 से ज़्यादा कैंसर अल्कोहल की वजह से प्रूवन है। तो जैसे ऑनकेयर जैसे सेंटर जीके में तो इस लेवल पे हमारे बहुत सारे पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं कि पेशेंट को छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो, देखो डॉक्टर हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाएगा, तो वो उनका मैसेज लेते हैं चाहे दिन हो रात हो एंड दे कनेक्ट विद मी। एक इंडिविजुअल को कैसे रियलाइज होगा कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है विच कैन बिकम कैंसर? एक वर्ड होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि कुछ स्पिरिचुअल गुरुज जो वीडियो पे आते हैं और बोलते हैं कैंसर ये खत्म। देखो इसको बोलते हैं बाबा थेरेपी। ये हमको नहीं आती। आपके हिसाब से अगर हमें एक एवरेज कैंसर ट्रीटमेंट करवाना है तो कितने अमाउंट का इंश्योरेंस एक इंसान के पास होना चाहिए जिससे उसका ट्रीटमेंट थोड़ा बैलेंस आउट हो सकता है? सो आई वुड से कि एटलीस्ट तो कराना चाहिए। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चांदा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ सिंस पास्ट 7 ईयर्स। मैंने डीएम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से करी है एंड आई एम राइट नाउ विद रोहन। सर वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। सर आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, आई थिंक सब लोग जानते हैं इसके बारे में लेकिन बचते हैं इससे बात करने के बारे में। बिल्कुल। मतलब एवरीवन नोज कि ये चीज़ मार्केट में बहुत रैपिडली फैल रही है लेकिन हमें बात नहीं करनी, हमें बचना है बात करने से। अरे हमें थोड़ी होगा, ये एक माइंडसेट है लोगों का। सो आई थॉट कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, जस्ट टू हाईलाइट कि दिस इज़ नाउ बिकमिंग कॉमन। एंड ऐसा नहीं है कि आप इससे बच नहीं सकते, आप बच भी सकते हो इफ़ यू टेक राइट प्रिकॉशंस, इफ़ यू टेक राइट ट्रीटमेंट। तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। वी विल टॉक अबाउट कैंसर ओवरऑल एंड उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी। सो पहले तो आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप इस प्रोफेशन में हैं, सो आपको क्या लगता है कि कैंसर आज के टाइम पर कितना कॉमन होते जा रहा है? सो आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसके फैमिली मेम्बर में एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकेंड डिग्री रिलेटिव में कोई कैंसर का पेशेंट ना हो। तो डेफिनेटली कैंसर का इंसिडेंस बिल्कुल बढ़ रहा है। इसके रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन की एज जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि जो इंसान है वो टीबी, मलेरिया ऐसी बीमारियों से मर जाता था। फिर आया कार्डियक, राइट। कि हार्ट अटैक हो गया, दिल का प्रॉब्लम हो गया, बट आजकल उससे भी ठीक हो जाते हैं। तो देखो जीवन का एक फैक्ट है, जो पैदा हुआ है उसको मरना ज़रूर है। तो अभी कैंसर हैज़ बिकम रैम्पेंट। सो इंडिया इज़ एज ऑफ नाउ कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ जो हमारा लाइफस्टाइल्स है उसके कारण इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 2020 में अराउंड 10 लाख न्यू केसेस डायग्नोज हुए थे एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2040। सो इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रोइंग प्रॉब्लम एंड इसके बारे में बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। राइट। एंड आई थिंक सर आज जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी लोगों को हेल्प भी करेगी टू नो अबाउट दिस एंड हाउ टू टैकल दिस। करेक्ट। तो पहले तो सर मैं ये समझना चाहूँगा फॉर एवरीवन हु इज़ वाचिंग कि आपके हिसाब से इन इजी वर्ड्स व्हाट इज़ कैंसर? सो नॉर्मली क्या होता है, एक बैलेंस बना होता है कि पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं। सो देर इज़ अ वेरी गुड बैलेंस दैट इज़ मेंटेन्ड। बट कैंसर में क्या होता है, ड्यू टू सम डैमेज एट द डीएनए लेवल वो नए सेल्स बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो अल्टीमेटली जो वो नए सेल्स जो है वो एक गुच्छा बन जाते हैं और वो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तो वो आसपास के सेल से ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो इसी को इन सिंपल वर्ड्स कैंसर बोलते हैं। सर सबसे कॉमन टर्म्स जो हम सुनते हैं कैंसर में वो होता है फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकंड स्टेज कैंसर, फोर्थ स्टेज कैंसर। तो अगर आप इन स्टेजेस को मेरे लिए ब्रेक डाउन कर सकें कि ये स्टेजेस क्या होती हैं? सो ज़्यादातर जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं उनको 4 स्टेजों में डिवाइड करते हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज स्टेज 1 का मतलब है बहुत ही शुरुआत का कैंसर है, एक छोटा सा गांठ उसी पर्टिकुलर ऑर्गन में है। स्टेज 2 और स्टेज 3 का मतलब है कि कैंसर पूरी तरीके से ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उसी जगह पे है लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है, साइज में बढ़ा हुआ है और थोड़ी आसपास की जगह में भी है। स्टेज 4 का मतलब है कि कैंसर अपनी जगह छोड़ के पड़ोसी जगह में चले गया है,
जैसे कि लंग कैंसर लिवर में चले गया है, ब्रेन में चले गया है, लंग्स में चले गया है। सो बेसिकली ये 4 स्टेजेस की का वर्जन होता है। ठीक है। और कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया तो सबसे ईज़ी है? सो डेफिनेटली, सो जितना जल्दी कैंसर पकड़ में आए उतना उसका इलाज आसान होता है और उतना सस्ता भी होता है। हुँ, जितना बाद में मालूम पड़ता है उतना इलाज मुश्किल होता है, कठिन होता है और महंगा भी होता है। राइट। सो जितना जल्दी डिटेक्ट हो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन बोथ फॉर द डॉक्टर एंड फॉर द पेशेंट। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे देश में कि पेशेंट्स जो है उनको डाउट होता है बट वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हुँ, वो जाते हैं पहले झोला छाप के पास, होम्योपैथ के पास, आयुर्वेद के पास, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे पास पहुँचते पहुँचते ना बीमारी बढ़ चुकी होती है राइट। और उनकी एक्सपेक्टेशंस वैसी होती है कि वो स्टेज 1 जैसा बीमारी हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सर आपने कहा कि इंडिया जो है वो कैंसर कैपिटल बन चुका है और आगे आने वाले टाइम पर डबल भी केसेस हो जाएँगे। सो आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से पर्टिकुलर कैंसर के आते हैं? तो आप कभी बाहर गए हो रात को? मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, बट आजकल आप बाहर जाओगे देखोगे तो स्कूल के बच्चे चूज़े चूज़े से लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। हुँ, सो इसी कारण की वजह से कैंसर्स बढ़ रहे हैं, स्मोकिंग हैबिट। और हमारे देश में जो स्मोकलेस टोबैको होता है, गुटखा, खैनी, सारे रिक्शा वाले, ऑटो वाले हर एक लेवल पे एकदम मज़े से खा रहे होते हैं। राइट। तो इसलिए जो है मोस्टली जो कैंसर्स बढ़ रहे हैं ना दैट इज़ टोबैको और एंड स्मोकिंग रिलेटेड। हुँ, जैसे हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ये सारे कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ रहा है एंड दैट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल। ठीक है। आपको लगता है लाइफ़स्टाइल जो हमारी हो गई है जिसमें इतना स्ट्रेस है लोगों के अंदर, पीपल आर इनटू डिप्रेशन एज़ वेल, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है लोगों का, सी ये भी एक फैक्टर है? डेफिनेटली, सो आई बिलीव देखो थोड़ा स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। द हुँ, प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सो जो हेल्दी इंडिविजुअल की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, उसमें दिमाग का और मन की शांति भी चाहिए। सो वो आजकल हमारी लाइफ में नहीं है एंड उसको टैकल करने के लिए लोग ड्रग्स लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं। सो आई थिंक वी शुड नो हाउ टू टैकल स्ट्रेस। उसके लिए कोई हॉबी ढूंढ लो। Yoga is proven even in Western literature that it is beneficial. राइट। So yoga, meditation, some form of exercise. So these are the things we could do stress को कम करने के लिए, and we should discuss this with our colleagues हुँ। and avoid indulging in smoking, alcohol. सर क्योंकि आप भी दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में अब जो टाइम आने वाला है ना, वो ये टाइम है जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल्स जो हैं वो पीक कर जाएँगे। So बहुत अच्छी बात है, अभी स्मोकिंग की ज़रूरत नहीं, आपको हवा से ही नशा मिल जाएगा ना। लेकिन सर ये नशा जो है, क्या ये नशा भी दिल्लीइट्स में स्पेसिफिकली कैंसर कॉज़ कर रहा है? सो पैसिव स्मोकिंग क्या होती है कि कोई और स्मोक कर रहा है लेकिन उसका नुकसान आपको हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम हमको पोल्यूशन से भी हो रही है। सो डेफिनेटली पोल्यूशन से भी कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। नॉट ओनली कैंसर, लंग्स की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ रहा है। तो इन सब के लिए हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे जो कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, प्लांट को ग्रो करें, बट ये हर लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है। सो आई थिंक दीज आर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में ज़्यादा नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वो हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, अपने जो स्मोकिंग अल्कोहल की एडिक्शंस है उसको हम रोक सकते राइट। हैं। लेकिन सर मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली का AQI ऑफ 500 प्लस जाने वाला है। सो आपके हिसाब से क्या ये मेरी बॉडी में भी कैंसर कॉज़ कर रहा है? सो इसका मतलब है कि जो स्मोकिंग नहीं भी करता है वो भी दिल्ली में रोज़ 6 से 10 सिगरेट पी रहा है। हुँ, तो इसका इफेक्ट हम सबको ही पड़ता है। तो ये करता है कहीं न कहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं करता है। सर अर्ली साइंस क्या होते हैं बॉडी में जो एक इंडिविजुअल, जैसे आपने कहा कि अर्ली स्टेज में इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप क्योर भी हो जाओ और ऊपर से आपके खर्चे भी जो हैं वो कम हो। बट एक इंडिविजुअल को कैसे ये रियलाइज़ होगा कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें विच कैन बिकम कैंसर? सो एक वर्ड होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है कि कैंसर के सिम्टम्स आने से पहले ही हम कैंसर को डिटेक्ट कर लें। हुँ, सो बहुत सारे कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है। फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, 40 साल से ऊपर फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी का ऑप्शन होता है जो हर साल करनी चाहिए। राइट। दूसरा होता है सर्विक्स के कैंसर के लिए सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स को एक पैप्समियर नाम का सिंपल सा टेस्ट होता है जो हर 3 से 5 साल में करना चाहिए। 50 साल से ऊपर के लोगों को, मेल फीमेल दोनों को,
पॉटी का टेस्ट करना चाहिए, या सिग्मोइडोस्कोपी पॉटी के रास्ते कैमरा की जांच, या कॉलोनोस्कोपी पॉटी के रास्ते कैमरा की जांच हर 5 से 10 साल में करनी चाहिए। जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जो 15 साल से ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके लिए एनुअल सीटी स्कैन छाती का रिकमेंडेड है। ओके। सो ये गाइडलाइंस ऑन पेपर सब जगह हैं, बट कई फॉलो नहीं होती हैं। सो ये स्क्रीनिंग टेस्ट इसके लिए है जिससे जल्दी डिटेक्ट हो जाए। पेशेंट्स को जो पता चलता है सिम्टम्स जिससे कि जल्दी डिटेक्ट हो जाए, हम हेड टू टो स्टार्ट करते हैं। मुंह के कैंसर्स के लिए कहीं पे आपको छाला लग रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर बोलते हैं उसको, या फिर आवाज़ में बदलाव आए यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस हो, गले में कोई गांठ हो या लंप हो जो ठीक नहीं हो रहा है। फिर छाती पे आते हैं। छाती के कैंसर के लिए जो होता है, अगर लंबे टाइम तक खांसी हो रही हो, लंबे टाइम तक छाती में दर्द हो रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो वो छाती का कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फीमेल को शीशे के सामने करना है। कोई भी ब्रेस्ट में गांठ लगे या बगल में कुछ डाउट हो या गांठ लगे तो वो एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। राइट। वैसे ही पेट में अगर लंबे समय तक पेट में दर्द हो, लंबे टाइम तक गैस बन रही हो, पेट ठीक से साफ ना हो रहा हो, लैट्रिन में खून आ रहा हो, तो वो एक पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है। राइट। कहीं पे शरीर में कोई भी गांठ लंबे समय तक दिख रही हो तो उसको एक कैंसर के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे आई थिंक जो आपने सिम्टम्स बताए ये लोग सेल्फ एग्जामिन भी कर सकते हैं इनको। बिल्कुल। एंड जहाँ भी आपको लगे कि एक डाउट है तो उसमें आप गूगल पे मत जाओ, सीधा करेक्ट। डॉक्टर के पास क्योंकि जाना जरूरी गूगल है। तो कैंसर बना के ही भेजेगा और डॉक्टर शायद बचा ले आपको। एग्जैक्टली। सर ये भी इडियट सिंड्रोम होता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। जो लोग गूगल पे देखते हैं ना, करेक्ट। कि सबसे पहले आपको हर एक चीज़ को जाके गूगल पे चेक करना है। सो इसको नाम दिया गया है बाकायदा इडियट सिंड्रोम। बिल्कुल। हमारे पास 2 टाइप के पेशेंट आते हैं। एक आते हैं जो डॉक्टर पे भरोसा करते हैं और एक आते हैं जो गूगल पे भरोसा करते हैं। तो जनरली जो डॉक्टर पे भरोसा करते हैं ना, उसको ट्रीट करने में डॉक्टर को भी आता है मज़ा और वो ठीक भी होते हैं। जो गूगल वाले मरीज़ होते हैं ना, वो 100 डॉक्टर के पास जाएँगे और करेंगे वही जो उनका मन करेगा या गूगल बोलेगा। सो उन पेशेंट को समझाना और ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम होता है। राइट। सो बेटर है कि आप डॉक्टर की बात पे विश्वास रखो। आप डॉक्टर से मिलो, एक से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 2-3 डॉक्टर से मिलो, फिर उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप गूगल का यूज़ करो, डेफिनेटली करो। बट सीधा आप गूगल को अपना बेस बनाओगे ना, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू। क्योंकि गूगल का एंड रिजल्ट इज यू माइट हैव कैंसर। यस, वो सो माइट लगा के छोड़ देता है। करेक्ट। सो गूगल विल नॉट गिव यू द आंसर, बट गूगल विल समटाइम्स सपोर्ट यू। कुछ Yeah. आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, बट द बेस्ट पर्सन टू आस्क इज योर डॉक्टर। ट्रू। सेकेंड ओपिनियन ले लो, थर्ड ओपिनियन ले लो, बट यू शुड डिसाइड व्हाट अ डॉक्टर इज सेइंग। राइट। सर मैं स्पेसिफिकली अब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग जिसके बारे में वीडियोस भी आती हैं, लेकिन वो वीडियोस तब थोड़ी ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं जब किसी सेलिब्रिटी को ये हो जाता है। जो विमेन हमारे आसपास हैं, जो वीडियोस देख भी रही हैं, उनको वही सेम सीन है सर। उनको भी लगता है कि हमें थोड़ी होगा, दिस इज़ Correct. नॉट फॉर अस। सो हर 8वीं महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है ना, वो मेल फीमेल मिलाकर दुनिया भर में और भारत में सबसे कॉमन है। अराउंड 13.6% ऑफ ऑल कैंसर्स दे आर बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल्स में ले अराउंड 28% ऑफ ऑल कैंसर्स दे आर ब्रेस्ट कैंसर। सो ब्रेस्ट कैंसर तो सबसे कॉमन कैंसर है, एंड इसलिए ही ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सारा रिसर्च है, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। एंड ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1 एंड स्टेज 2 तो ऑलमोस्ट 100% क्योर हो जाते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 के लिए भी हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट्स बजट, पेशेंट्स डिजीज़ प्रोफाइल। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगेन जितना जल्दी आप दिखाओगे उतना आसान सबके लिए होएगा। राइट। इसको डिटेल में समझते हैं सर। और आप मुझे पहले तो यही बताइए कि आपने अभी थोड़ा सा बताया हमें हालांकि कि ब्रेस्ट कैंसर को कैसे लोग सिम्टम्स उसके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप मुझे और इसको ब्रेक डाउन करके बताएं कि एक महिला के लिए हाउ कैन शी सेल्फ एग्जामिन हर सेल्फ कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, और उसके बाद और इसके लिए क्या पर्टिकुलर मेडिकल टेस्ट हैं वो भी आप मुझे बताइए। सी, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होते हैं, मतलब जिसका हमारे पास कंट्रोल है। जैसे कि वेट, स्मोकिंग, थर्ड होता है अल्कोहल, ठीक है ये, और फोर्थ होता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब मोटापा, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है। कुछ होता है कि जिस पे कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारे जीन्स।
जो हमारा डीएनए उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बढ़ती एज उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, फीमेल सेक्स, ब्रेस्ट कैंसर पता है आपको मेल्स में भी होता है, मैंने सुना है सर, 1% ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में होता है। इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। तो ये जो है ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट मेथड होता है। ये आपको यूट्यूब में जगह जगह वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिकली कम से कम महीने में एक बार नहाते समय एक्सपोज करके शीशे के सामने अपने ब्रेस्ट को, पेशेंट को देखना है, दोनों ब्रेस्ट को देखना है, दोनों निप्पल को कंपेयर करना है कि निप्पल अंदर तो नहीं जा रहा है, निप्पल के आसपास के स्किन में चेंजेस तो नहीं है। फिर पैल्पेट करके मतलब प्रेस करके दबा के देखना है कि कोई गांठ तो नहीं फील हो रही है। ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से देखना है और राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से देखना है। ठीक है। और साथ में अपने बगल यानी एक्जिला को भी टच करके देखना है कि वहाँ कुछ गांठ तो फील नहीं हो रही है। और जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम मैंने आपको बताया, हर 40 साल से बड़ी लेडी को एक मैमोग्राफी, जो कि एक तरीके का एक्सरे होता है, हर साल करना रिकमेंडेड होता है। जो यंग लेडीज़ होती है जिनके फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, उनके लिए स्क्रीनिंग जल्दी शुरू हो जाती है। ठीक है। 10 साल पहले सपोज उनकी मदर को 45 की एज में कैंसर हुआ तो 35 की एज से स्क्रीनिंग रिकमेंडेड होती है। तो यंग फीमेल्स के लिए उनका ब्रेस्ट जो है डेंस होता है, उसके लिए रिकमेंडेड होता है एमआरआई, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड। तो ये स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ है जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर ये भी समझना चाहूँगा मैं, आपने जैसे बताया कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बट अचानक से ऐसा क्या होता है बॉडी में कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है लेडीज़ को? कुछ चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जीन्स मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और बढ़ती एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो होता तो बेसिक हर कैंसर में वही है कि जो कैंसर के जो सेल्स हैं वो कंट्रोल नहीं होते, जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। तो वो इनिशियली एक छोटा सा लंप होता है, छोटी सी गांठ होती है जो फील भी नहीं होती है, इसलिए उसके लिए स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। तो एग्जैक्ट रीजन तो हमारी जीन्स और डीएनए के लेवल पे होता है, बट रिस्क फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे। इनफैक्ट लेडीज़ के पीरियड्स कब आए, कब ख़त्म हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ब्रेस्ट फीडिंग करी है कि नहीं, दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स। ओके। बट ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में हमको कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मिले। ठीक है। एज ग्रुप कौन सा होता है सर? ऐसा एज ग्रुप क्या है आज के टाइम पे लेडीज़ का जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस दिख रहे हैं? आज के टाइम में जो लेडीज़ हैं, जो भी 30 साल से ऊपर है, सबको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है। तभी रिकमेंडेड है कि 40 साल से ऊपर वाले लेडीज़ को सबको मैमोग्राफी करनी है। बट हमारे में एक मीडियन एज ग्रुप होता है जो हम बोलते हैं कैंसर में, मीडियन एज इज़ अराउंड 50 to 55 ईयर्स। और जो वेस्टर्न में जो होती है ना एज ग्रुप हर कैंसर की, हमारे देश में एक डिकेड अर्लियर है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न में मीडियन एज 65 है, तो हमारे यहाँ 55 है। ये सिर्फ ब्रेस्ट के लिए नहीं, सभी कैंसर के लिए है। ओके। सो आपने कहा कि 30+ जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं इस चीज़ के। 40+ सबसे ज़्यादा है, लेकिन 30+ में कैंसर होता है एंड काफ़ी कॉमन है बिकॉज इसका इंसिडेंस ही इतना है। लेकिन सर आपने जो एज ग्रुप बोला ना, उसमें टैबूज बहुत आते हैं। मतलब यूजुअली ये एज वो है जिसमें मेरी मदर भी शायद उसमें उस एज ग्रुप में आएंगी, तो उनके साथ इस बारे में बात करना, उनको ये बात समझाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ऐसी लेडीज़ को आप क्या समझाना चाहोगे जो इन चीज़ों से बचते हैं? मैं कि इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि जब पेशेंट दिखाने आता है ना, उसके सारे रिश्तेदार भी आते हैं और वो बोलते हैं सर पेशेंट को कुछ ना बताओ। तो क्या होता है, पेशेंट बेचारा सस्पेंस में ही इलाज कराता है, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या है। राइट। तो वो डिज़र्व करता है जानना कि उसको क्या है, उसके साथ कौन सी दवाई मिल रही है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक होने के चांसेस हैं कि नहीं। बट आई डोंट नो, ये इंडियन कंटेक्स्ट में दिस इज़ वेरी वैलिड, वो बताना ही नहीं चाहते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअली पता पेशेंट को भी है, बट वो डिस्कशंस नहीं होते हैं। उनको लगता है कि मैं अपने बेटे से कैसे बात करूं, उनको लगता है मैं अपने पिता से कैसे बात करूं। तो इस कन्फ्यूजन में ना अल्टीमेटली पेशेंट चले जाता है। लेकिन एक पेशेंट ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि सर हमको क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे डिसाइड करना है, अपने फाइनेंसेस देखने हैं, माँ बाप का देखना है, बच्चों का देखना है। राइट। वो पेशेंट जनरली सेंसिबल डिसीजन लेते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट कराते हैं, और वो पेशेंट अच्छा भी करते हैं। वही क्वेश्चन पे आ रहा हूँ आपके, तो यू शुड हैव एन ओपन डिस्कशन विद योर मदर कि आजकल ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ रिकमेंडेशन, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, स्क्रीनिंग कराते हैं, वील रूल आउट। पूरी दुनिया भर में होता है, हम भी करते हैं, आप ही का फ़ायदा है, आप ठीक रहोगे, हमारा भी फ़ायदा है। तो डिस्कस करो, बात करो। राइट।
सर एक टैबू ये भी है कि अगर आपको कैंसर हो गया तो उसका मतलब देयर इज नो कमिंग बैक, एकदम बकवास है ये, एकदम बकवास है। मौत कंफर्म ऐसा बोलते हैं लोग। मौत कंफर्म्ड है, वो तो सबकी है, आपकी भी है, मेरी भी है। राइट। बट आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है वो क्योरेबल नहीं है, राइट। बीपी का बीमारी क्योरेबल लाइफ नहीं है, टाइम आपको दवाई खानी है उसकी। थायराइड का बीमारी क्योरेबल नहीं है, जबकि 50% कैंसर क्योरेबल है। सो ये एकदम बकवास है। कैंसर बिल्कुल ठीक होता है, इनफैक्ट स्टेज 4 के पेशेंट भी 10-10 साल तक जीते हैं। कम होते हैं लेकिन डेफिनेटली जीते हैं। तो इसी टैबू की वजह से ना डायग्नोसिस लेट होता है। पेशेंट जाता है हकीम के साथ, आयुर्वेद के साथ, बाबा के साथ, तो इसलिए उसका बीमारी बढ़ जाता है। हम्म। अब कोई डॉक्टर के पास आएगा ही तभी जब ऑप्शंस ही नहीं है, तो कहाँ से ठीक होएगा ना। समय पे दिखाओ, इलाज कराओ, बिल्कुल ठीक होते हैं। कितने पेशेंट मेरे रोज़ के फॉलोअप में आते हैं, 5-5 साल से इलाज हो गया है, 6-6 महीने, 1-1 साल भर में फॉलोअप आते हैं। हम्म। सर ब्रेस्ट रिमूवल ये भी देखा जाता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, तो किस केस में ये स्टेप लेना पड़ता है कि आपको ब्रेस्ट रिमूव करनी है और उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ। सो ब्रेस्ट रिमूवल तभी होता है जब हम कैंसर का क्योर प्लान कर रहे हो, ठीक है। स्टेज 4 में जनरली ब्रेस्ट रिमूवल ऑप्शन नहीं होता है। सो आज की डेट में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में सर्जरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट। तो उसमें क्या होता है कि जनरली हम पहले कीमो देते हैं या सर्जरी करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कीमोथेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है। हम्म। तो इतने ज़्यादा इनोवेशंस हुए हैं ब्रेस्ट सर्जरी में। ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है, मतलब पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट निकालते हैं, पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं। किसी किसी पेशेंट्स में पूरा ब्रेस्ट भी निकालते हैं, जिसका बड़ा ट्यूमर हो या जगह जगह छोटे छोटे स्पॉट्स हो या कोई हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम हो। बट उसके बाद भी फीमेल्स के लिए ऑप्शन होता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि कैंसर रिलेटेड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, जो कि नॉर्मल रिकंस्ट्रक्शन होता है, नॉर्मल लुकिंग ब्रेस्ट मिल जाता है। ओके। सो दैट इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। बट सर्जरी से जो भी ज़रूरी है ट्रीटमेंट, उससे भागना नहीं चाहिए, बिकॉज द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड। राइट। सर आपने कीमोथेरेपी की बात करी, कीमोथेरेपी एक ऐसा वर्ड है ना जो सुन के लोगों को गूज़बम्प आ जाता है कि ये तो दिस इज़ वेरी पेनफुल, मतलब आपको इस पूरे प्रोसेस से जब गुजरना है ना तो आपको दर्द भी होगा। लोग जो है उनकी वीडियोस सामने आती है जिनके बाल चले जाते हैं। तो कीमोथेरेपी प्रोसेस अगर आप थोड़ा समझा पाएँ कि ओवरऑल कैंसर के लिए भी व्हाट इज़ दिस प्रोसेस एंड व्हाई इज़ इट सो पेनफुल? सो कैन आई से वन थिंग, ये भी बकवास है। ये सब वो बातें हैं सर जो सोशल मीडिया पे So, लोग करते हैं। कीमोथेरेपी बेसिकली कैंसर की दवाई जो होती है, उसका एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। हुँ। सो कीमोथेरेपी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, हर कैंसर का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हमारे शरीर में लगभग 200 टाइप के कैंसर होते हैं, सबका ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। राइट। कोई कीमोथेरेपी हार्ड होती है, कोई कीमोथेरेपी आसान होती है। बट कीमोथेरेपी वही प्लान करी जाती है जो पेशेंट को फ़ायदा करे, पेशेंट के हाइट के हिसाब से, पेशेंट के वेट के हिसाब से, पेशेंट की जनरल कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के एज के हिसाब से। हाँ, किसी किसी पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स आती है, बाल भी जाते हैं, बट वो सब रिवर्सिबल होता है, बाल तो वापस आने ही आने, इसकी तो 100% गारंटी है। एंड जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके लिए मेडिसिन भी मिलती है, जो मैनेज हो जाता है। ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कीमोथेरेपी लेते लेते भी ट्रीटमेंट अपना अपना काम करते हैं, और पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है, उनके अटेंडेंट को या उनके कोलीग्स को, कि वो कैंसर पेशेंट है। हुँ। सो ऐसा नहीं है, सारे कीमो सेम नहीं होते हैं, सारे पेशेंट सेम नहीं होते हैं, सारे बीमारी का ट्रीटमेंट स्टेज नहीं होता है। सिर्फ 1-2% पेशेंट्स में कीमो से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो भी टाइम पे दिखाने पे मैनेज करना पूरा पूरा पॉसिबल है। एक ये भी प्रॉब्लम होता है हमारे पास, पेशेंट का अटेंडेंट आता है, पेशेंट नहीं आता है, हुँ। पूछते हैं क्यों नहीं आया, डॉक्टर साहब उनकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये एक कॉमन सेंस नहीं है कि जब तबीयत ख़राब है तो भैया हॉस्पिटल में लेकर आओ ना, घर पे क्या करोगे तुम। फिर वो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कोई उनको कुछ जादू की कोई दवाई दे देगा उनको और उनको ठीक कर देगा। हुँ। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में लाने की हालत में नहीं है, ऐसी कंडीशन में तो बिल्कुल हॉस्पिटल में लेकर आओ भाई। आप तब नहीं लेकर आओगे तो कब पेशेंट को लेकर आओगे ना। तो इसलिए डिले हो जाता है इमरजेंसी वाला ट्रीटमेंट। राइट। पेशेंट को के अटेंडेंट लाते ही नहीं है उनको हॉस्पिटल में, तो उसमें डॉक्टर भी क्या कर सकता है।
अब ये सब चीज़ व्हाट्सएप में चाहिए, सब चीज़ फ़ोन पे चाहिए, अब ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड सर जो आपने बताया इसमें तो आई थिंक जितनी जल्दी आप डिटेक्ट करोगे उतना आपका फ़ायदा है और आप घर पे रखोगे करेक्ट, एंड पेशेंट इट को। इज़ प्रूवन कि जितना जल्दी मेडिकल इमरजेंसीज़ का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाएँ, उतना ही चांसेस है कि उसकी रिकवरी उतनी जल्दी हो। राइट। सर हाउ कॉस्टली इज़ दिस प्रोसेस पूरा? So again, this is also not a simple answer to this question. So it depends कि कौन सा कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है। सो हर कैंसर का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। कुछ कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट में सिर्फ टैबलेट्स देते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल स्टेज 4 हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का सिर्फ टैबलेट देते हैं। म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन पॉजिटिव लंग कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ टैबलेट होता है। ठीक है। सो कुछ कुछ में सिंपल कीमो होती है, कुछ कुछ में एक्सपेंसिव होती है, जैसे टारगेटेड थेरेपी या फिर दूसरी होती है इम्यूनोथेरेपी, वो कॉस्टली होती है। अगेन जितना लेट डिटेक्ट हो उतना महंगा हो जाता है, Right. जितना जल्दी डिटेक्ट हो उतना आसान और सस्ता हो जाता है। सो इट इज़ गुड कि आप अपने सिम्टम्स को रेगुलरली चेक करते रहें। करेक्ट एंड जैसे आपने टेस्ट बताया आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है। हम अपना फुल बॉडी चेकअप तो कराते हैं, करेक्ट। ब्लड टेस्ट भी फुल कराते बॉडी हैं। चेकअप इज द मोस्ट घटिया थिंग दैट कैन एवर बी ऑफर्ड टू समवन। उससे पेशेंट को फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाता है। जैसे पेशेंट्स आते हैं होएंगे कैंसर के ही, सर हमारा ब्लड वर्कअप तो एकदम ठीक आया है। सिर्फ ब्लड टेस्ट कराने से कुछ नहीं होता है, फुल बॉडी चेकअप कराओ, बट एटलीस्ट एक डॉक्टर को तो दिखाओ ना, पहले उनको एग्जामिन तो करने दो, देखने तो दो। फुल बॉडी चेकअप का मतलब क्या होता है? हाँ। कुछ नहीं होता है। फुल बॉडी चेकअप वाला टेस्ट एकदम फ्रॉड है, वो कभी नहीं कराना चाहिए बिना किसी डॉक्टर को दिखाए। फुल बॉडी चेकअप से कुछ नहीं पता चलता है, बट एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि हमको कुछ भी नहीं है। हम सही हैं एकदम। बिल्कुल एकदम बकवास है ये भी। सो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आपको लगता है कि रेगुलरली एक फीमेल को या ओवरऑल हर एक इंसान को कराने ही चाहिए? सो कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताए हैं पहले। बाकी जो टेस्ट हैं जो नॉर्मली जो होते हैं इन जनरल, 30 साल की उम्र वाले पेशेंट को बीपी चेक कराना चाहिए हर 6-6 महीने, अपने शुगर के लेवल चेक कराने चाहिए। बाकी कुछ ऐसे कुछ पैकेज नहीं होता है कि कौन कौन से टेस्ट कराने ही चाहिए। सी वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी Yeah. करता है, उनके लाइफस्टाइल पे वेरी करता है। तो एटलीस्ट एक डॉक्टर से कंसल्ट करके आप टेस्ट कराइए। अब जो पेशेंट 20 साल से तंबाकू खा रहा है और कोई सीधा साधा ब्राह्मण आदमी कुछ नहीं ले रहा है, तो उन दोनों के टेस्ट अलग अलग होंगे ना, Right. सेम थोड़ी हो सकते हैं। सो आप जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे हैं उस हिसाब से जो आपको दिक्कत आ रही है Correct. आपको उनको टारगेट करना है। उनको टारगेट ये नहीं कि एक करना है। वेलनेस पैकेज ले लिया हाँ। आपने 1699 का, आपको लगा आप तो सब सही है। यस, पैसे भी बच गए और हम सही भी है, शाम को पार्टी करो। फिर पता चलेगा 4-5 महीने बाद की फिर दिक्कत हाँ, है। शाम को पार्टी करेंगे फिर प्रॉब्लम होएगी। राइट। सर आपने अभी बातों में बोला था कि 1% मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसको थोड़ा समझना चाहूँगा मैं, इस स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए ब्रेक डाउन कर सके कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। सो मेल ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि आदमियों में ब्रेस्ट कैंसर, सिंपल लैंग्वेज में राइट। जो चेस्ट होती है उसी को ही, जब वहाँ पे गांठ होती है उसी को ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ठीक है। मेल ब्रेस्ट कैंसर जनरली फीमेल से अच्छा करता है, मोस्टली हार्मोन पॉजिटिव होता है, सो दैट इज़ अ गुड प्रोफाइल ऑफ पेशेंट्स। दूसरा, ट्रीटमेंट मोर और लेस सिमिलर होता है मेल और फीमेल का, एंड मेल वाला ब्रेस्ट कैंसर थोड़ी देर वाली उम्र में आता है ओके। और वो भी क्योरेबल होता है, ट्रीटमेंट सेम रहता है, मतलब सब चीज़ें सेम है। सब चीज़ें सेम है, बट सेक्स बदल गया, वो फीमेल है और वो मेल है, एंड मेल वाला इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स एंड प्रोग्नोसिस। राइट। सर आप ऑन केयर में जब काम करते हैं, वहाँ पे आप जब ट्रीट करते हैं लोगों को, तो कोई ऐसा केस है जो आपको याद हो जो काफ़ी क्रिटिकल केस था जहाँ पर आपने उसको क्योर भी किया, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, अगर आप शेयर कर सके उस केस के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको लोगों ने बोल दिया है कि कुछ नहीं हो सकता है, वो हमारे पास सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता भी है राइट। कि उन्होंने इतना ट्रीटमेंट ले लिया है, आगे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, उनके पास बहुत काम है, तो दे नीड टू सेलेक्ट देयर पेशेंट्स की जो उनको लगे कि भैया हम ठीक कर सकते हैं, हम तभी अपने रिसोर्सेज लगाएं, हमारे पास बेड नहीं है। सो एक बार ये एक छोटा बच्चा मैंने देखा था, अराउंड 20 साल का था, उसको एक बीमारी थी कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा क्योरेबल होती है, आप समझो जो युवराज सिंह को थी ना, उसकी बाप है वो बीमारी, मिलता जुलता है बट उससे थोड़ा सा अग्रेसिव है। तो वो स्ट्रेचर पे आया था। तो देखो, उसको हमने बोला कि हम कोशिश करेंगे हल्का कीमो देके, पेशेंट की जनरल कंडीशन ठीक होती है तो हम आगे का प्लान करेंगे, एंड लकीली हल्की कीमो से उसको फ़ायदा भी हुआ
और वो उसने 2-4 कीमो हमारे साथ ली, फिर वो वापस एम्स गया बिकॉज़ उसके फंड्स खत्म हो गए थे एंड अभी भी वो मेरे पास फ़ॉलो अप करता है। कहता है सर हम आप ही के पास दिखाएँगे, आप ही ने हमारे बच्चे की जान बचाई है। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, हमको भी खुशी मिलती है हम किसी की लाइफ़ में कुछ फ़ायदा कर पाएँ। राइट। सर ऐसा कंपलसरी है क्या कि अगर मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो आगे पास ऑन होगा ही होगा जो बच्चा हुआ है उनका? सी अराउंड 15 टू 20% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हेरिडिटरी होते हैं, ओके। मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। सो इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन से पेशेंट में हम काउंसलिंग करें या जेनेटिक टेस्टिंग करें। सो हर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हर मदर के बच्चे का टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम्म। अगर सपोज किसी की मदर को यंग एज में बीमारी हुई है या एक वेरिएंट होता है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, उस केस में हम जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। सो किसी फैमिली मेंबर में अगर फर्स्ट डिग्री में है कैंसर तो थोड़ा रिस्क तो बढ़ता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कि वो हेरिडिटरी हो। हम्म। सो उसके लिए कुछ सर्टन सेट्स ऑफ क्राइटेरिया होते हैं जो डॉक्टर देखता है और एडवाइस करता है कि भैया आप जेनेटिक टेस्टिंग कराओ फिर काउंसलिंग करो। राइट। सर आपने युवराज सिंह की बात करी तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये लोग बाहर क्यों जाते हैं अपना कैंसर ट्रीटमेंट कराने? क्या बाहर ऐसा इलाज है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है? सो देखो ऐसा नहीं है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ इंडिया में भी ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर हम्म। आपको पता हो तो एम्स में जाते हैं, राइट। ठीक है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते हैं। सो बाहर जाने का जो एक रीज़न होता है वो पीस ऑफ माइंड। देखो इंडिया में वो लोग, हम लोग ही इनफैक्ट उनको जीने जीने नहीं देते। पापाराजीज बाहर खड़े हाँ, होंगे वो हॉस्पिटल के। बेचारे क्या करें? तो ऐसा हम्म। नहीं है, जो वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स भी हैं, हमारे यहाँ सारी दवाइयाँ हैं। जो दवाई नहीं भी है वो ईज़िली इम्पोर्ट होके हम लगा लगा सकते हैं। राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते जो बाहर होता है। एक्सेप्ट पीस ऑफ माइंड सेलिब्रिटीज़ के लिए तो बाहर ही मिलता है। सर अभी रिसेंटली हिना खान जो हैं उनका केस सामने आया ब्रेस्ट कैंसर का, जहाँ पर वो बिल्कुल सही लाइफ जी रही थी अपनी, अचानक से उनको पता चला। सो आपने वो केस फॉलो किया है? पता है मुझे। मतलब उनकी लाइफस्टाइल जो है ना, वो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो एक फैक्टर ये भी निकल के आया कि लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ पर वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रही हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दे रही। तो क्या ये लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप ओवरवर्क हो? ये भी फैक्टर्स हैं इस चीज़ तो के? जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में थोड़ा स्ट्रेस तो सभी को लेना भी जी। चाहिए एंड काम करना भी चाहिए, बट यू नीड टू फाइंड अ वे कि उस स्ट्रेस को आप रिलीव कैसे कैसे करें। तो सिर्फ लाइफस्टाइल एक फैक्टर नहीं होता है, हम्म। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हमको नहीं भी पता, मोस्टली डीएनए लेवल पे होते हैं। डेफिनेटली एज फार एज लाइफस्टाइल इज कंसर्न्ड, कोई ना कोई अच्छी हैबिट, कोई हॉबीज, कोई एक्सरसाइजेस डेफिनेटली करनी चाहिए। उससे हमको, मैंने आपको बोला कि हेल्थ की डेफिनेशन है मन, बुद्धि और शरीर, तीनों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। राइट। सिर्फ जिम जाके काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ पैसे कमा के काम नहीं चलने वाला है। हमको अपने दिमाग को भी शांत रखना है और आत्मा को भी शांत रखना है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे ये सब हमको मिले। काम तो करो, देखो वर्क इज़ वर्शिप, काम नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। बट ऐसा भी नहीं 18-18 घंटे करो। जो हम लोग खुद हैं, हम लोग अपनी जब पढ़ाई कर रहे थे 36-36 घंटे काम करा हुआ है हमने, तो कभी कंप्लेंट नहीं करी, बिकॉज वी नो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। राइट। तो काम तो करना ही पड़ेगा, जो जितना कर सकता है उतना काम करे। जो जिसको लगता है कोई 8 घंटे काम कर सकता है 8 घंटे करे, कोई 36 घंटे काम कर सकता है 36 घंटे करे, बट बाकी चीज़ें भी करे, सिर्फ काम ही ना करे। बॉडी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, करेक्ट। वरना वो बाद में परेशान करेगी। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा काम करती है। सर एक चीज़ और बताओ मुझे कि इस टाइम पर ना हम जो भी खाते हैं उस पे एक रील आ जाती है इंस्टाग्राम पर कि ये खाने से कैंसर हो जाता है। मतलब लाइक एवरीथिंग। आज से पहले हम जो भी चीज़ें खा रहे थे नॉर्मली अपनी लाइफ चल रही थी, लेकिन आज तो आप जिस चीज़ पे हाथ लगाओ उस पे एक इंस्टाग्राम पे रील है कि ये खाओगे तो कैंसर हो जाएगा। सो डू यू थिंक कि आज के जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, इसकी वजह से भी कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है? फूड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नॉट ओनली इन कैंसर, अदर कार्डियक डिजीजेस ऑल्सो, दिमाग की प्रॉब्लम्स के लिए भी। बट हमारे देश में इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बट इतना टेम्पटिंग, बड़ा मुश्किल है अवॉइड करना। एग्जैक्टली। बट वन थिंग यू शुड मेक श्योर कि आप प्रोसेस्ड फूड नहीं ले रहे हो। बाहर का खाने में क्या होता है कि वही तेल बार बार यूज़ हो रहा है, वही तेल में सुबह भी फ्राई हुआ, शाम को भी फ्राई हुआ, कल भी फ्राई हुआ। तो बाहर के खाने में ना यू डोंट नो अबाउट द हाइजीन। हम्म। आप वंस इन अ वाइल यू कैन टेक प्रोसेस्ड फूड, यू कैन ईट मैदा पिज्ज़ा खा लो, बट नॉट रूटीनली। और हमारे जो बाहर का खाना है ना, जो स्ट्रीट फूड है, इट इज़ वेरी टेस्टी, बट वी डोंट नो अबाउट द हाइजीन।
सो जो फूड हमको पता है कि जिससे कैंसर होने का रिस्क रहता है, वो है ज़्यादा कार्ब वाले फूड। जैसे ज़्यादा मैदा खाओगे, ज़्यादा नमकीन खाना खाओगे, उससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। प्रोसेस्ड फूड से बढ़ता है, प्रोसेस्ड मीट हो या प्रोसेस्ड किसी भी फॉर्म ऑफ जो हम जो रेडी टू ईट वाले जो पैकेजेस लेते हैं। फिर जो होता है ऑयली ज़्यादा खाने से, फ्राइड खाने से, इन सब से डेफिनेटली कैंसर का रिस्क बढ़ता है। एंड रेड मीट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। ओके। सो दीज फूड वी शुड अवॉइड। मैं कंप्लीटली मना नहीं कर रहा हूँ, बट अपना डेली हैबिट का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ट्रू। आपने रेड मीट की बात करी, सो डू यू थिंक कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत रिस्क है कैंसर का, या उनके लिए रिस्क ज़्यादा है वेजिटेरियन से ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। रेड मीट स्पेसिफिकली? स्पेसिफिकली, एंड वो भी रोज़ रोज़ ज़्यादा खाने से, ऐसा नहीं कोई वंस इन अ वाइल 15 दिन में एक बार ही खा ले तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई रोज़ रोज़ सेम चीज़ खाता रहे, हर तीसरे दिन खाता रहे, उनका रिस्क बढ़ता है। एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक दिन में नहीं आता है। इट टेक्स अराउंड 1 or 2 डिकेड अच्छा। कि आप कर रहे हो तब आपको कैंसर होता है। तो अभी भी टाइम है कि दैट वी चेंज आवर लाइफस्टाइल। सो रोज़ रोज़ मीट खाने से, रोज़ रोज़ प्रोसेस्ड मीट खाने से डेफिनेटली कैंसर का रिस्क बढ़ेगा एक डिकेड या 2 डिकेड के बाद। बाकी एग इज़ अ वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन सोर्स। चिकन फिश भी अच्छा है, बट अगेन प्रोसेस्ड फ्राइड दिस इज़ नॉट गुड, ये नहीं खाना चाहिए। बॉइल्ड कर लो। ग्रिल्ड ले लो, बॉइल्ड ले लो, छोटा तवा पर फ्राई कर लो, इतना कर लो, बेसिक टेस्ट आ जाए आपको। बट फ्राइड चिकन दैट इज़ नॉट गुड। सर वैसे ये चीज़ें ना सब जानते भी हैं अपने लेवल पर, सबको पता है कि वो तेल में जाएगा तो ऑब्वियसली हार्म करेगा ही करेगा, बट जैसे आपने बोला रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तभी तो मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अनलेस आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना खुद को, तो बीमारियों से बच नहीं पाओगे। तो डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, योगा, जो भी आपको पसंद लगे, वट एवर इज़ योर गो टू, बैडमिंटन, जो भी आपको पसंद है, कुछ ना कुछ करो, तो ये सब क्रेविंग्स भी फिर कम होएगी। राइट। सर मैंने ना दिल्ली में कई ऑटो पे लिखा देखा है कि कैंसर जड़ से ख़त्म, बिना किसी दवाई के। ये क्या तरीका है सर? ये कौन से ट्रीटमेंट हो रहे हैं जो जड़ से ख़त्म कर रहे हैं कैंसर को? देखो, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम काउंसिल करते हैं कि भैया ये बीमारी है, ये स्टेज का बीमारी है, ये फैक्ट है, ये ट्रीटमेंट है। ज़्यादातर चांसेस है आप ठीक हो जाओगे, इतने % चांसेस है कि आप ठीक नहीं भी हो सकते हो, इतने % चांसेस है कि शायद बीमारी वापस भी आ सकता है। बट वी गिव देम अ फैक्ट एंड वी गिव देम होप ऑल्सो। सो सच बता के इलाज करना चाहिए, वी डोंट गारंटी देम। ठीक है, गारंटी देने वाले डॉक्टर के पास कभी भी मत जाओ दिखाने। ठीक है, गारंटी सिर्फ भगवान दे सकते हैं, और दूसरे आपको पता ही है कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री। डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता है। डॉक्टर गारंटी दे सकता है कि जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है ना, वो आपको ऑफर कर देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। तो ये जो आप बोल रहे हो, ये जो सब लिखा होता है, इन्हीं चक्रों में पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले होता है। राइट। कि पेशेंट सस्ता गारंटी वाले इलाज के पास जाता है, फिर बीमारी बढ़ा कर ले आता है। और ये लोगों का एक आर्ट है, ये ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं पेशेंट्स का, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छा, उनसे सीखना चाहिए हमको। वो लोग क्या करते हैं, जादू टोना कर देते हैं एकदम। उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं कि हाँ कुछ तो दिया था, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन अभी बढ़ गया है तो बोला छोटा मोटा कीमो ले लो, हो जाएगा ठीक। अच्छा। कमाल है वो लोग। राइट। सर ये तो एक हुए, दूसरे होते हैं कुछ स्पिरिचुअल गुरुज जो वीडियो पे आते हैं और बोलते हैं कैंसर ये खत्म, आप लोग कीमो करते रह जाते हो, वो खत्म। देखो, इसको बोलते हैं बाबा थेरेपी। हाँ। ये हमको नहीं आती। सारे गुरु एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी, अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल। तो वो जेन्युइनली अच्छा ज्ञान देते हैं, साइंस में बिलीव करते हैं। तो अगेन इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ये भी एकदम बकवास है। नहीं होती खत्म? बिल्कुल नहीं खत्म होती, लेकिन मज़ा ज़रूर आता है वो वाले वीडियो देखने में। मज़ा तो आता है, हंसी लेकिन भी आती है। क्योंकि वो तो सारे डॉक्टर्स का धंधा बंद कराने में लगे हुए हैं। मतलब वो तो कहते हैं कि आप उनके पास मत जाओ, मेरे पास आओ, मैं ऐसे करूंगा, ट्रीटमेंट हो गया। देखो, डॉक्टर को धंधा बनाया है हमने खुद, डॉक्टर को कंज्यूमर कोर्ट में लाकर। बिल्कुल। आज की डेट में मैं बोलूँगा ज़्यादातर डॉक्टर जो है अपने लेवल से बेस्ट ट्राई करते हैं, जो पेशेंट के लिए बेस्ट हो। कुछ कुछ आउटलायर्स होते हैं, बट ज़्यादातर पेशेंट के लिए ही करते हैं। लेकिन सबको
अपना भी जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है बचाना है, Obviously. बिकॉज कुछ भी गलती से भी कुछ हो जाए तो मेडिको लीगल केस के लिए पेशेंट रेडी होता है। तो डॉक्टर जो है जनरली पेशेंट सेंट्रिक ही होता है। पैसा सबको चाहिए, डॉक्टर को भी चाहिए, Obviously. बट प्रायोरिटी पेशेंट ही होता है। हमने फ्री में भी इलाज करा हुआ है, प्राइवेट में अपनी हॉस्पिटल से लड़ के भाई ये क्योरेबल पेशेंट है, इसका इलाज फ्री में करो, आप मेरे पैसे काट लो, बट इसका इलाज हॉस्पिटल में ही होएगा। तो ये बात लोगों को जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर जो है वो आपका पैसा नहीं लेता है। जो डॉक्टर जो कमाता है वो बहुत कम परसेंटेज होता है। ये सबको ये लगता है ना कि डॉक्टर ने तो ये चीज़ें लिख दी, हो सकता है कि वो अपने लिए लिख रहा हो, हमें डॉक्टर ज़रूरत का भी ना जो हो। शेयर होता है ना हाँ। इन जनरल किसी कॉर्पोरेट में, वो एक मिनिमम परसेंटेज होता है आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अच्छा। ठीक है, तो डॉक्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि एक पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट ठीक हो जाए। तो उसको एक पेशेंट के ना ट्रीट करने से ज़्यादा लॉस नहीं होएगा, बिकॉज उसका वैसे ही शेयर बहुत कम है। मेजर जो शेयर लेता है वो कॉर्पोरेट लेता है। उन्होंने खर्चा भी करा हुआ है, मार्केटिंग भी करी है, 5 स्टार होटल जैसा पेशेंट को दे रहा है, तो सारा पैसा डॉक्टर को नहीं मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। सर, लोगों को लगता है कि अगर 10 लाख का बिल बना है तो 5 लाख डॉक्टर के पास ही गए हैं। काश मैं रिटायरमेंट ले लूंगा आज ही। क्योंकि सबको इंडियंस के दिमाग में तो सर यही उनसे है पूछना कौन सा हॉस्पिटल है प्लीज। जो 50% शेयर दे रहा है। बिल्कुल, मैं राइट। करूंगा वहां पे ट्राई। आई थिंक फिर ये भी एक मिथ ऐसा है जिसको बर्स्ट करना चाहिए हमें, कि डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो पैसा बनाने के लिए आपको चीज़ें डॉक्टर लिख को रहा है। बोलना नहीं चाहिए, 5-10% से ज़्यादा नहीं मिलता है जो टोटल रेवेन्यू होता है। बताओ, और यहाँ 50% सोच के बैठे हैं लोग। बिल्कुल, वो हॉस्पिटल प्लीज बताना, आपको पता लगे तो। नहीं सर, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट जो आपने बोला, इसके बारे में बात करना ही बनता था, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले लोग एक ना माइंडसेट बना लेते हैं कि अगर हम इस डॉक्टर के पास गए ये तो फिर महंगा इलाज कर देंगे क्योंकि इनके पैसे बन रहे हैं। ये एक माइंडसेट है लोगों का, बिल्कुल है। जो आई थिंक आपने अभी जैसे बताया उससे काफ़ी हेल्प हुआ एंड होगा। ज़्यादातर डॉक्टर्स ना हर स्टेज में हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट लंबा होएगा। सो दे हैव टू बैलेंस देयर फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली। तो उसलिए वो प्लानिंग करते हैं ट्रीटमेंट के कि कैसे पेशेंट का बच जाए पैसे, वो इंश्योरेंस में पूरा कंप्लीट हो जाए। तो उस टाइप के डॉक्टर होते हैं। बिल्कुल। जैसे कॉर्पोरेट में आप यही ट्रीटमेंट कराओगे ना, आपको वही किसी मीडियम साइज सेंटर में, जैसे एक जीके में एक ऑन केयर सेंटर है, तो आपका वो इंश्योरेंस में वो हेल्प करते हैं, कवर हो जाता है। सो देखो, ट्रीटमेंट इज सेम, चाहे आप 5 स्टार में लो कि आप मिड लेवल सेटअप में लो, बट यू नीड टू सी योर फाइनेंसेस ऑल्सो कि भैया Obviously. इतना इंश्योरेंस है, इतना पैसा है, हमको पूरा इलाज कराना है इतने ही बजट में। सो डेफिनेटली स्कोप होता है डिस्काउंट का। कॉर्पोरेट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है डिस्काउंट दिलवाना, बट अगेन वी डू ट्राई। मिड लेवल सेंटर पे आसान होता है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू हेल्प द पेशेंट, दे ऑल्सो वांट टू ग्रो, उनके खर्चे भी कम होते हैं। ट्रू। सो डिस्काउंट हर एक डॉक्टर ट्राई करता है, जो भी अपने लेवल पे हो वो कर पाए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पेशेंट शुड ट्रस्ट द डॉक्टर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डॉक्टर कमाने के लिए इलाज कर रहा है, फिर डॉक्टर का भी इंटरेस्ट ना फिर वैसे ही रहता है कि बिल बन रहा है, बनने तो मुझे क्या पड़ी है। ट्रू सर, बिल्कुल सही है। विश्वास तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी वो ट्रीटमेंट में दिखेगा भी और आप सही भी होगे। लेकिन आपने इंश्योरेंस की बात करी सर, तो आपके हिसाब से अगर हमें एक एवरेज कैंसर ट्रीटमेंट करवाना है तो कितने अमाउंट का इंश्योरेंस एक इंसान के पास होना चाहिए जिससे उसका ट्रीटमेंट थोड़ा बैलेंस आउट हो सकता है? आजकल काफ़ी सारी रिसर्च जो होती है ना, वो कैंसर में ही हो रही है। जो मेडिकल रिसर्च, वन ऑफ द हॉट टॉपिक इज़ कैंसर। सो हर मंथ कोई ना कोई नया दवाई अप्रूव होता है। जो नया दवाई अप्रूव होता है उसका पेटेंट ख़त्म होने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, तो वो एक्सपेंसिव आती है। सो आई वुड से कि एटलीस्ट 50 लाख का तो कराना चाहिए, जो कि आप सेफली बोल सकते हो कि आप महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करा लोगे। ओके। बेसिक मिनिमम 10 लाख का तो कराओ, आइडियली 50 लाख का कराओ। सो एनीथिंग बिटवीन 10 to 50 लाख इज गुड। आई वुड से वन फिगर 50 lakhs। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट 10 lakhs में हो जाएगा, बट जो नहीं होएगा उसके लिए फिर बहुत एक्सपेंसिव मॉलिक्यूल्स लगते हैं, वो बहुत महंगे आते हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। ओके। सो ठीक भी होते हैं। अभी रिसेंटली एक 4th स्टेज का स्टमक कैंसर का पेशेंट था जिसने 4 बारी ट्रीटमेंट लिया हुआ है, सब चीज़ ली हुई है,
महंगी से महंगी इम्यूनोथेरेपी ली हुई है, टारगेटेड ली हुई है, बट उसका बीमारी फिर भी बढ़ रहा था। हम्म। तो उसको एक नया मॉलिक्यूल दिया हमने, अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, नाउ ही इज़ डूइंग गुड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ थेरेपी। वो एक्सपेंसिव है बहुत, एक डोज लगभग 4 से 5 लाख का है, बट ही इज़ डूइंग गुड। वो ऑप्शन है अवेलेबल, अच्छा कर रहे हैं। सब पेशेंट्स को इतने महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड एटलीस्ट 50 लाख का तो होना ही चाहिए। राइट। मेडिकल एक्सपेंसिव्स बढ़ रहे हैं, देखो आपका शो भी महंगा है, सब चीज़ महंगी है। बट आई थिंक सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसमें जितनी लेडीज़ हैं, ओवरऑल जो मेरे पेरेंट्स भी हैं, मैंने उनका 25 से 30 लाख का तो कराया हुआ है। बट जो आपने पॉइंट बोला कि ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली, आई थिंक मुझे वो इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा अब। राइट। तो सर मेरे पास ना कुछ मिथ्स हैं, जैसे हमने बात करी बहुत मिथ्स की, ऐसे और बहुत सारे मिथ्स हैं जो गूगल पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, जिसके बारे में लोग बात करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें कितनी रियलिटी है और कितना वो उसमें झूठापन है, वो आप आज उसके राज खोल दो। तैयार है सर? डन ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि सर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट इंजरी की वजह से भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में जीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बढ़ती उम्र का रोल होता है, और कुछ रिस्क फैक्टर्स का रोल होता है। कोई रोल नहीं है इंजरी का, जबकि ऐसा होता है कि इंजरी से लंप जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। पेशेंट को चोट लगी, वो डॉक्टर के पास दिखाने गया, डॉक्टर ने देखा कि यहाँ तो गांठ भी पड़ी हुई है। तो इंजरी से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, लेकिन कभी कभी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। ओके। ब्रेस्ट साइज पर भी डिपेंड करता है ब्रेस्ट कैंसर। बिगर द ब्रेस्ट साइज और ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर दैट होने इज़ के। ऑल्सो नॉट ट्रू, दैट इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। तो साइज और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये पॉइंट वैसे आप बता चुके हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, सो 80% चांसेस हैं कि आपको भी होगा। नो नो, एज आई टोल्ड, ओनली 15 to 20% ब्रेस्ट कैंसर वो हेरिडिटरी होते हैं। हम्म। हेरिडिटरी होने का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का रिस्क होता है, दैट रिस्क इज़ नॉट 100%। ओके। ठीक है, दैट इज़ अराउंड 50 to 60%। लेकिन ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर हेरिडिटरी नहीं होते हैं, तो उनमें नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है होने का, बट इट इज़ नॉट क्लोज टू 80%। ठीक है। परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स भी कैंसर कॉज करते हैं। परफ्यूम और डिओड्रेंट्स, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि थोड़ा स्किन कैंसर का रिस्क होता है, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो डेटा टू कंफर्म इट कि परफ्यूम्स और डिओ से कैंसर होता है। खुजली होएगी अगर आप गलत जगह लगाओगे तो। लेकिन सर ये भी बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उल्टा है, ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव। ब्रेस्ट फीडिंग से सबका फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा बच्चे का फ़ायदा है, फिर माँ और बच्चे की बॉन्डिंग का फ़ायदा है, सेकंड ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ में। ओके। अगर आप फूड को माइक्रोवेव करते हो तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगेन ये सब व्हाट्सएप से लेकर आए हो क्या हाँ सवाल? सर, ये मैंने आपको बोला, ये वही सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पे बात कर ऐसा रहे हैं। कुछ नहीं होता है कि माइक्रोवेव करने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ठीक है। प्लास्टिक के कप में चाय पीने से। प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स हैव बीन लिंक्ड टू कैंसर। माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, 5 मिलीमीटर से छोटे, जो दिखते नहीं हैं, जो हमारे पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं, खाने को कंटामिनेट कर रहे हैं। बट प्लास्टिक के ग्लास में लेने से कुछ नहीं होता है। वो जो डिग्रेड होके हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो गया है, वो वाला खाना खाने से, वो वाला पानी पीने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। Okay. बट प्लास्टिक की बॉटल में, प्लास्टिक की ग्लास में लेने से कैंसर का रिस्क नहीं होता है। ठीक है। वेपिंग जो है वो भी कैंसर कॉज करता है सर। देखो, वेपिंग कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ाता है। ठीक है, कितना बढ़ाता है? स्मोकिंग जितना नहीं, बट डेफिनेटली बढ़ाता है। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह का नशा हानिकारक होता है, किसी भी फॉर्म में। ठीक है। इनअप्रोप्रिएट ब्रा साइज जो है वो भी ब्रेस्ट कैंसर कॉज करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक साइज़ का पहनो ब्रा, वो तो ज़रूरी है, लेकिन साइज़ और ब्रा साइज़ या ब्रेस्ट के साइज़ से कोई लिंक नहीं है कैंसर के रिस्क का। तो ये सारे मिथ्स हैं मतलब। ये सारे मिथ्स हैं। सर आपने बोला किसी भी तरह का नशा करने से कैंसर होता है। किसी भी तरह का नशा करने से कोई ना कोई बीमारी होती है, हाँ, जिसमें कि कैंसर नंबर 1 वन पे पे है। आता है। सर साइड इफेक्ट क्या होते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट के, क्योंकि आप कीमोथेरेपी में अपने डेज स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे आपकी बॉडी पे इतना हार्मफुल रेडिएशंस है, मेडिसिन है जो जा रही हैं। सो इसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं बॉडी पर? सो मैं फोकस करता हूँ सिस्टमिक ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स पे, क्योंकि मैं उसी चीज़ का डॉक्टर हूँ, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक मोडालिटी होती है ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, एक होती है हार्मोन थेरेपी, तीसरी होती है टारगेटेड थेरेपी, चौथी होती है इम्यूनोथेरेपी। तो सब के साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग होते हैं।
आजकल इतनी नई नई इनोवेशंस आ गई है, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। ओके। ज़ीरो नहीं बोलूँगा, बट बहुत कम होते हैं और मैनेजेबल होते हैं। इनफैक्ट जो कीमोथेरेपी भी होती है, सारी कीमो से बाल भी नहीं जाते हैं। कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जिसमें बाल नहीं जाते हैं। जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बाल जाना, उल्टी आना, थोड़ा कमज़ोरी आना, लूज मोशंस आना, वो डे टू डे बेसिस पे दवाइयाँ देते हैं, मैनेजेबल होते हैं। कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बुखार आना, कमज़ोरी ज़्यादा आना, उल्टी ज़्यादा आना, लूज मोशन ज़्यादा आना, उस केस में हम बोलते हैं कि पेशेंट को हमसे कांटेक्ट करे, हमसे मिले। अब यहाँ पर भी मिड लेवल सेंटर का रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में ट्रीटमेंट लिया वो एकदम लॉस्ट हो जाता है कि भाई दिक्कत हो रही है, किसको कांटेक्ट करे। तो जैसे ऑनकेयर जैसे सेंटर जीके में, तो इस लेवल पे हमारे बहुत सारे पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं कि पेशेंट को छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो, देखो डॉक्टर हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाएगा, तो वो उनका मैसेज लेते हैं, चाहे दिन हो रात हो, एंड दे कनेक्ट विद मी, कनेक्ट विद द डॉक्टर। तो कुछ सीरियस होता है तो हम बोलते हैं दिखा दो, छोटा मोटा होता है तो मैसेजेस में ही काम चल जाता है। सो दिस इज़ अ बिग रिलीफ फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स, बिकॉज 95% साइड इफ़ेक्ट्स जो है ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और बाकी जो नया मोडालिटी है, हार्मोन, इम्यूनो, टारगेटेड, इनसे तो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये भी जो है साइड इफ़ेक्ट्स जनरली 3-4 महीने बाद छोटे मोटे आते हैं जो मैनेज हो जाते हैं। मैं अल्कोहल की बात करना चाहूँगा सर। अल्कोहल इज़ समथिंग जो इतना कंज़्यूम होता है इंडिया में, क्या इसके भी बहुत अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं? अल्कोहल अगर स्मोकिंग के साथ लिया जाए तो वो धमाका करता है। 7 से ज़्यादा कैंसर अल्कोहल की वजह से प्रूवन है। सो अल्कोहल भी कैंसर का रिस्क करता है। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि इवन अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल, कुछ भी अल्कोहल ले लो, एक बूंद भी अल्कोहल ले लो, वो भी कैंसर का रिस्क करता है। सो मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी शराब मत पियो, मॉडरेशन में 2 हफ्ते में एक बारी बियर ले लो, 3 हफ्ते में एक बारी वाइन ले लो, तो मॉडरेशन में लोगे, नुकसान नहीं करेगा। बट डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के हिसाब से इवन 1 ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज कंसिडर्ड टू बी अ कार्सिनोजन, मतलब कैंसर का रिस्क करता है। और स्मोकिंग के साथ अगर ये मिल जाए तो धमाका। तो आपने जो बोला बियर और वाइन का, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी स्पिरिट है जो सबसे कोई भी ज़्यादा नहीं, आपके ऊपर है वो तो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रम पी लो या विस्की पी लो तो बच जाओगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखो आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, कभी सोशल गैदरिंग में कभी कभी ड्रिंक करना होता है, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, ऑब्वियसली। बट वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके। बट पता होना चाहिए कि शराब फायदा नहीं करती है किसी भी फॉर्म में, कि दिस मैसेज शुड बी वेरी वेरी क्लियर। एग्जैक्टली सर। सर हमने कैंसर के ट्रीटमेंट की बात तो कर ली। मुझे आप ये बताइए कि मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर कैंसर वापस आ जाता है। एक बार ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट करा लिया, आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गए, एंड देन अगेन वो आपको हिट करता है और आपको वापस से ट्रीटमेंट में जाना होता है। तो ये क्या सिनेरियो होता है? देखो सब कैंसर सेम नहीं होते हैं, कौन सी स्टेज पे डिटेक्ट हुआ, कौन से टाइप का कैंसर है, वो मैटर करता है कि पेशेंट का रिलैप्स का चांसेस कितना है। तो बेसिकली जितना जल्दी डिटेक्ट हो उतना चांसेस कम होते हैं कि पेशेंट रिलैप्स होएगा। ठीक है। जितना लेट पता चलता है उतने रिलैप्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद हम पेशेंट को फॉलोअप में रखते हैं कि भाई 3-3 महीने में आओ, दिखाओ, फॉलोअप करो, 2 साल के बाद 6-6 महीने में दिखाओ। शुरू के 2 साल में इन जनरल कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहता है वापस आने का। तो इनिशियली जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि एज़ पर डेटा जो पेशेंट के लिए है। ठीक है। सारा ट्रीटमेंट सब पेशेंट्स के लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। डेफिनेटली कुछ पेशेंट्स का बीमारी वापस आता है, बट ये पेशेंट्स कुछ ही होते हैं। और शुरू के 2 साल में जैसे मैंने बोला रिस्क ज़्यादा होता है। सो अगेन अगर रिलैप्स भी हो तो भी ज़्यादातर केसेस में हमारे पास बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होता है। सो जो हम फॉलोअप करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम अर्ली रिलैप्स को आइडेंटिफाई कर लें। देखो फॉलोअप में हम बीमारी आने से रोक नहीं सकते, रोकने के लिए जो करना था हमने शुरू में कर दिया। फॉलोअप का मतलब है कि हम जल्दी आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। राइट। सर आपने बात करी भी ऑन केयर की, जहाँ पर आप प्रैक्टिस भी करते हैं। सो मुझे आप ये बताइए कि अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है और उसको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और उसके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, तो ऐसे केस में ट्रीटमेंट कैसे कराए? देखो ऐसे केसेस में सबसे पहले गवर्नमेंट के काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं जो पेशेंट को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट पैनल होते हैं। प्रॉब्लम आती है उन पेशेंट्स के लिए जिनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट पैनल भी नहीं है।
सो उनके लिए ऑनकेयर जैसे सेंटर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज वो पेशेंट को काफ़ी डिस्काउंट देते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। वो जानते हैं कि पेशेंट की जर्नी लंबी होने वाली है, कैसे अकोमोडेट करें पेशेंट का इंश्योरेंस जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा पॉकेट में लोड ना आए। तो उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का जो पैकेज बनाया है उसी हिसाब से पर्सनलाइज पैकेज बनाते हैं कि भाई सेंटर का भी नुकसान ना हो और पेशेंट भी अपना ट्रीटमेंट आराम से करते रहे। सो इन जनरल एज कम्पेयर टू अ कॉर्पोरेट, उसके रेट अराउंड 30-40% तक कम हो जाते हैं, एंड पेशेंट कैन ईजिली कंप्लीट द सेम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो कि आप किसी कॉर्पोरेट में लोगे और किसी मिड लेवल सेंटर जैसे ऑनकेयर में लोगे। एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज आई कैन से दैट इनफैक्ट आपको यहाँ पे सर्विसेज कॉर्पोरेट से ज़्यादा बेटर मिलेगी, बिकॉज आप अप्रोच कर सकते हो, इतने लोग हैं आपसे बात करने के लिए। और कॉर्पोरेट में पेशेंट जनरली खो जाता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कराओ, ये टीपीए सेल है, ये फलाना सेल है, ये वाला बेड है, ये एडमिशन ऑफिस है। तो यहाँ पे पेशेंट खोता नहीं है, तो आराम से पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है, डॉक्टर भी कंफर्टेबल रहता है, एंड अपने पॉकेट के हिसाब से वो ट्रीटमेंट भी करा लेता है, सेम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। राइट सर। जैसे किसी को पता चलता है ना पेशेंट को कि उसको कैंसर हुआ है, वो एक ट्रॉमा स्टेट हो जाता है, तो आप लोग मेंटली काउंसिल भी करते हो? सो देर आर 2 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो काउंसलिंग के लिए होती है। एक होता है साइकोलॉजिस्ट, एक होता है पैलिएटिव केयर फिजिशियन। सो पेशेंट को उनकी ज़रूरत पड़ती है, बट वी डू हैव अ मेजर रोल पेशेंट की काउंसलिंग के लिए। बट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है किसको काउंसलिंग करे। अटेंडेंट्स को काउंसलिंग करनी पड़ती है, हर बारी कोई ना कोई अलग आता है, पहले बेटा आएगा, फिर बहू आएगी, फिर दामाद आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपस में उनको ना एक साथ बैठ के काउंसलिंग चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंट को पता है। और सपोज मैं पेशेंट हूँ या आप पेशेंट हो, हमको बिना बताए इंजेक्शन लगाई जा रहे हैं, क्या बीमारी है कुछ नहीं पता, लड़ाई तो उसी की है, उसी बाल जीतनी वाल झड़ है। रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि फैमिली ये समझे कि पेशेंट को बताना ज़रूरी है। कितना बताना है, क्या बताना है, वो डिसाइड कर सकते हैं, बट बताना तो चाहिए ना। फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग फैमिली की करनी पड़ती है, पेशेंट की करनी पड़ती है। वी डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमारे काउंसलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑनकेयर में पेशेंट जो सपोर्ट कोऑर्डिनेटर है वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं, पेशेंट को कभी रोना आता है उनसे बात कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैंसर जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट। सो सर, जितने लोग अभी देख रहे हैं उनका आपको क्या मैसेज रहेगा कि कैंसर जैसी जो ये बीमारी है इसको लीनियंटली तो बिल्कुल ना ले? क्या समझाना चाहेंगे आप उनको कि एवरीडे लाइफ में वो क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे इसके चपेटे में ना आए वो भी बच सकते हैं, और अगर आ जाएं तो कैसे उससे निकलना है, वो आप अगर समझाना चाहें? 50% से ज़्यादा कैंसर जो है प्रिवेंटेबल है। लाइफस्टाइल चेंजेस, डेली एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, सबको पता है, करता कोई नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी फॉर्म का टोबैको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अल्कोहल मॉडरेशन में, वंस इन अ मंथ, वंस इन 15 डेज फिर भी कंसिडर कर सकते हो। स्मोकिंग का बिग नो नो, कुछ नहीं करना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप 50% कैंसर से आप बच सकते हो। बाकी अगर कुछ लंबे समय तक कोई भी सिम्टम्स आपको रहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसमें से कोई भी सिम्टम रहता है, तो एक कैंसर के डॉक्टर को दिखाने में कुछ हार्म नहीं है। वो जांच करके आपको बता देगा कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्रॉब्लम होएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। राइट। और ये पैकेज वाले टेस्ट में बिल्कुल भी ना फंसे, ये एकदम फ्रॉड है। इससे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है आपको। कैंसर बिल्कुल क्योरेबल है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड के मुकाबले कैंसर 50% से ज़्यादा क्योरेबल है। जितना जल्दी डिटेक्ट होएगा उतना आसान रहेगा सबके लिए। तो कोई भी डाउट हो, डरिए मत, दिखाइए ज़रूर। और ये आयुर्वेद बहुत अच्छी चीज़ है, होम्योपैथ बहुत अच्छी चीज़ है, बट इनके पास कैंसर का इलाज नहीं है। इन चक्रों में आप ना फंसे, जेन्युइन डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से 2-3 ओपिनियन ले लें। गूगल पे आप ना फंसे, गूगल की हेल्प ज़रूर लें, लेकिन गूगल को डॉक्टर ना बनाएं आप। और ये सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और विश्वास रखिए कि कैंसर क्योरेबल होता है और डॉक्टर आपके हित के लिए काम करता है। कोई भी डॉक्टर आपसे पैसे बनाने के लिए काम नहीं करता है।
राइट राइट। आई थिंक डॉक्टर आपने जो पॉइंट्स बताए वो काफ़ी हेल्पफुल भी हैं, जिस तरह से आपने उनको एड्रेस किया, जितनी ऑनेस्टी के साथ और इतनी ओपननेस के साथ। काफ़ी लोगों के जो मिथ्स हैं वो उस चीज़ों को लेके जिनके बारे में हमने बात करी वो आज ख़त्म हो गए होंगे, उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि हम लोग जो दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं वो सच नहीं होती। और ऑल्सो कैंसर के बारे में जितनी ईज़िली हमने आज बात करी, उतनी ईज़िली ही इसको घर में भी हमें एप्लीकेबल करना है, हमें बात करनी है इसके बारे में। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ करेक्ट। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं उनको मैं स्पेसिफिकली ये बात बोलना चाहूँगा कि आपको इसको टैबू नहीं बनाना है, आपको इसको एक करेक्ट। कॉन्वर्सेशनल टॉपिक बनाना है, जैसे कि इसके बारे में और अवेयरनेस फैलाई जा सके। करेक्ट। सो कैंसर इज़ अ रियलिटी, ये बात समझिए और डिस्कस करिए, अपने रिलेटिव से डिस्कस करिए, अपने पेशेंट से डिस्कस करिए, और इसकी अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। इसमें आप मिथ्स में फंसो मत, कोई सही डॉक्टर ढूंढ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई करो। और कैंसर आज की डेट में देखो बढ़ना ही है, ये फैक्ट है। हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारी एजिंग पॉपुलेशन जो है, उससे कैंसर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितना हम लोग अवेयर रहेंगे उतना हमारे लिए आसान होएगा। राइट सर, यही उम्मीद करते हैं कि जितने लोग देख रहे हैं वो लोग बचे रहें इससे। बट अगर कहीं, बचाने के लिए हम लोग हैं ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बचाएंगे। कहीं पर भी अगर कुछ लगे तो बचाने के लिए सर है ही। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो सर। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। थैंक यू सर।